बार फिर से हमारे चैनल में मिशन एग्ज़ाम में जिसका टारगेट है मिशन लेखपाल को क्रैक करना और लेखपाल के बाद यूपीपी और आगामी सभी परीक्षाओं को क्रैक करना। लेकिन फ़िलहाल जो है मिशन लेखपाल क्रम में है और हमारा मोटिव है कि लेखपाल को क्रैक करना है इस बार। तो मिशन एग्ज़ाम के मिशन लेखपाल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज हम उसी के क्रम में पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं, जो कि है पूरा टोटल एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पर आते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि पहला है संविधान लिखित है। प्रजातंत्र के बारे में पूछा जा रहा है तो संविधान लिखित है इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। यहाँ पर जो है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र के बारे में पूछा जा रहा है भाई, तो यहाँ पे भी इसका वो कोई औचित्य बनता नहीं है कि मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं या नहीं है। प्रजातंत्र मीन्स लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यही है हमारा वास्तविक प्रजातंत्र और लोकतंत्र। और फिर ये भी गलत हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे। ठीक, आगे चलते हैं कुछ प्रश्न संख्या दूसरे पे। वैसे आज की जो है प्रैक्टिस सेट का नाम है शासन प्रणाली। इसके पहले हमने संवैधानिक काल का विकास को सॉल्व किया था। आज दो प्रैक्टिस सेट एक साथ लिए हैं हमने, शासन प्रणाली और नीचे नागरिकता है। क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत छोटे छोटे से थे, इसलिए आज दोनों को ही फिनिश करने का मैंने डिसीजन लिया है। ठीक है, और इसी क्रम में प्रश्न संख्या दूसरे पे आ गए हैं हम। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसमें भी कौन सा उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं पूछा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, बिल्कुल ये भी सही है। लोकतांत्रिक समाज, तो ये पहला और तीसरा एकदम सेम है, ये भी है, तो और चौथा भी सही है। क्या हो गया भाई, हाँ चौथा भी सही है। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 3 4 सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान में जो है ये सभी चीज़ें हैं और इसी से समाज को लोकतांत्रिक समाज माना जाता है। और क्योंकि जो है भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसका प्रावधान जैसे कि हमने जो है वो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही लिखा हुआ है भारत एक कल्याणकारी राज्य, इसलिए सारे कथन सही हो जाएंगे। और आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। राष्ट्रपति पद्धति से में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, तो ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रपति प्रणाली में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति पद्धति को, राष्ट्रपति प्रणाली या पद्धति को एक और नाम है, उसका क्या नाम है, अध्यक्षात्मक पद्धति। इसे अध्यक्षात्मक पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर भी देखना है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। संघ व्यवस्था का प्रावधान बिल्कुल है भारत में। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, एकात्मकता जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं एकात्मक जो है सही हो जाएगा, तो एकात्मक झुकाव है उसमें, इसको ये है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं, तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं। जो है संघ और राज्यों के मध्य विभाजन तो नहीं है, प्रभुता संपन्न भी नहीं है, लेकिन ये गलत है। विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। विभाजन तो नहीं है बिल्कुल ही, जैसे कि तीसरे में ही हमने बोला था
कि संघ तथा राज्य विधायिकाओं के मध्य जो है विभाजन नहीं है संघ तथा राज्यों में, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे और ऊपर के पहला और दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो राज्य विधायिकाएं जो हैं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित और कई संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है, ठीक है, और न्यायिक शक्तियों का सोपान क्रमबद्ध क्रम है, ठीक। इस वजह से प्रश्न कथन 1 और 2 सही हो जाएगा, बाकी कथन 3 और 4 गलत हो जाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो अभी अभी हमने क्या देखा था कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं, इसका एक और नाम क्या है? तो राष्ट्रपति शासन। इस राष्ट्रपति शासन को ही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, या राष्ट्रपति प्रणाली या राष्ट्रपति पद्धति। तो इसका आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता जो है केंद्रीकृत होती है। और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो भारतीय राजतंत्र में कौन कौन सी विशेषता है, आइए जानते हैं। एक, संविधान संगत सरकार बिल्कुल है, संविधान के द्वारा ही सरकार को मतलब संविधान के अनुसार ही सरकार चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? हाँ, तो एकदम ये है, लोकतांत्रिक सरकार तो बिल्कुल है, विधि का शासन बिल्कुल है, चाहे संविधान का शासन बोले चाहे विधि का शासन, दोनों सभी की है। सत्तावादी सरकार नहीं है, ठीक है, यहाँ पे किसी एक सत्ता का राज्य नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक राज्य सरकार है। समय समय पर जनता तय करती है कि किसको सरकार में आना है, किसको सत्ता में आना है। कोई किसी एक सत्ता का शासन भारत में नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई है? तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली लागू है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ आते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है? इसमें पूछा गया है संसदात्मक या फिर संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है ये संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ये तो गलत है, ये नहीं है संसदात्मक शासन व्यवस्था। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, ये भी नहीं है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, ये भी नहीं है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। देखिए, शासन प्रणाली की सामान्यतः कितनी पद्धतियां होती हैं? 2 पद्धतियां होती हैं। एक होता है संसदीय शासन प्रणाली और एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। भारत में जो है ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए, ब्रिटेन की तरह देखते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था हमने। संसदीय शासन व्यवस्था में जो है व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक। और इस प्रकार संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा ही नियंत्रण होता है और इसलिए विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आइए प्रश्न संख्या 9 की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? तो सबको पता है कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। क्योंकि देखिए, भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसे थोड़ा सा मतलब कठोरता और नम्यता का मिश्रण माना जाता है। मतलब ये थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा लचीला संविधान माना जाता है। और यही का तात्पर्य है कि अंशतः अर्थात थोड़ा कठोर है, थोड़ा लचीला है। और इसमें जो है कुछ उपबंधों को संसद द्वारा जो है साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि अन्य कई संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता। अर्थात अगर पूछे कि संशोधन का अधिकार मतलब किसमें है, संविधान में संशोधन का प्रावधान तो अनुच्छेद 368 में है संविधान में। और अर्थात समय समय पर हम इसमें अपने संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। और इस प्रकार आंसर डी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 10वीं की तरफ चलते हैं। और भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण पूछा है इसमें।
तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये मूलभूत जो है नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि भारतीय जो है व्यवस्था कैसी है। संसदात्मक भारत में शासन प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था मतलब शासन प्रणाली पूछा जा रहा है। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। इस फिर भी जो है यह एक एकीकृत शक्ति का जो है प्रावधान नहीं करती, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित करती है। तो ये संसदात्मक रूप की सरकार है, इसलिए आंसर कथन बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या, क्योंकि यहाँ पर कूट भी दिया गया है और जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी, तो यहाँ पर क्योंकि ये संसदात्मक जो है इसमें पूछा क्या गया था, मूलभूत लक्षण है और निम्न कूट में सही उत्तर का चयन करना है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इसमें ये लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये तो सही ही है। संसदात्मक क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है, तो ये भी सही ही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नीति, ये भी बिल्कुल ही सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान ये नहीं करती है हमारी भारतीय जो है, बल्कि जो है सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। एकीकृत शक्ति नहीं है। केंद्र और राज्य में जो है केंद्र की अलग शक्तियां होती हैं, राज्य की अलग शक्तियां होती है, इसलिए प्रश्न आंसर 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर है सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, क्योंकि यही न्यायिक पुनर्विलोकन जो है हमारे देश में है और ब्रिटेन के देश उसमें नहीं है, ब्रिटेन के संविधान में, और यही हो जाएगा आंसर हमारा। क्योंकि ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अलावा अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 12 की तरफ देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? वेलफेयर स्टेट। 12वां का देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये भी सही हो जाएगा। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ये कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं कि किसी भी देश अगर कोई है तो वहाँ पे सिर्फ कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध नहीं किया जाएगा कि सिर्फ एक कमजोर वर्गों का कल्याण किया जाएगा और जो थोड़ा भी मजबूत है या मध्यम वर्गीय हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो मात्र कमजोर वर्गों का ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, केवल देखिए किसी भी देश में कल्याण के लिए केवल स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं होती हैं, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 13 की तरफ देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है भारत में। ठीक है, क्योंकि जनता को ही ये अधिकार होता है कि वो कब कौन सी सरकार को मतलब कौन सी पार्टी को या किसको सत्ता में लाएगी, ये सारा अधिकार जनता का है और जनता ही लोकतांत्रिक देश है भारत में। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है। परिसंघीय सबसे पहले जानेंगे क्या है। भारत का संविधान जो है परिसंघीय इसलिए कहा जाएगा क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है और इस वजह से ही, क्योंकि परिसंघीय क्या है, आइए देखते हैं पहले कि परिसंघीय क्या है। तो परिसंघीय उसको कहते हैं जहां पर कि ऐसा राज्य जहां पर संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो अगर संघ है और राज्य है
दोनों के मध्य अपनी शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो उसको कहते हैं परिसंघीय राज्य। और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ही तो है परिसंघीय, इसी को तो परिसंघ बोलते हैं। तो भारत में आप सभी को पता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का अलग अलग जो है वितरण किया गया रहता है, और इस वजह से आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और यही इसी प्रश्न के साथ हमारा शासन प्रणाली खत्म हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नागरिकता, जो कि ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे मतलब अध्याय थे, इस वजह से इसको आज हमने दोनों को साथ में ले लिया है। नागरिकता में सिर्फ यही 9 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में। आइए इसको भी हल करते हैं। तो आइए इसको भी एकदम हम लोग नागरिकता देखते हैं। भारत प्रश्न संख्या है एनसीईआरटी बेस्ड प्रथम प्रश्न संख्या बनेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, किसमें की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में। ऐसे ये जरूरी नहीं है कि अगर नागरिकता है तो वहाँ पे मूल अधिकार आएंगे ही। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ये भी गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है तो उनकी व्याख्या कहाँ पर की गई है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। ठीक, यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारतीय जनता को जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, मत, विश्वास, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता का अधिकार दिलाना होता है। कहीं न कहीं जो है संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में अगर कुछ बाधक बनता है तो वो है व्यक्ति का उत्कर्ष, और यही चीज़ बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में जो है बंधुत्व और समानता की भावना पर भी जोर दिया गया था। इस प्रकार जो है हमारी प्रस्तावना में जिन आदर्शों या फिर उद्देश्यों की जो है रूपरेखा दी गई है तो उनकी व्याख्या को संविधान में इन्हीं तीनों में सब में किया गया। ठीक, क्योंकि आदर्श, उद्देश्य और सारी चीज़ों का आधार यही है कि सभी के पास उनका मूल अधिकार हो। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में सभी के कल्याण की बात की गई और अभी सभी का मौलिक कर्तव्य है। सारे चीज़ मिलकर के ही एक व्यक्तित्व का अच्छे से उत्कर्ष करता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? प्रश्न संख्या 2 में हम सभी को पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। वहाँ सभी नागरिकों को जो है दोहरी नागरिकता प्राप्त है, अर्थात पहली नागरिकता तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी मिलती है उसको, अर्थात वो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है पहली बार, तो ये हो गया। और दूसरी उस राज्य की जहाँ पर वो निवास करता है, अर्थात जैसे अपने यहाँ है, अपने भारत में है, हमारे पास एकल नागरिकता है। अगर हम चाहे भारत में 28 राज्य हैं, कहीं भी निवास करें, हमारे पास सिर्फ एक ही नागरिकता, यही है कि हम भारतीय हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हम पहली नागरिकता है कि हम भारतीय हैं, दूसरी नागरिकता है कि हम यूपी से हैं, आप एमपी से हो, वो यहाँ से हैं, ये वहाँ से हैं। ऐसा कोई नागरिकता में वो नहीं है प्रावधान। मगर जो है अमेरिका में ऐसा ही है कि पहली नागरिकता कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हो, और दूसरी राज्य अगर वहाँ का जो जैसे कोई स्टेट है, मान लीजिए लॉस एंजल्स हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, तो आप वहाँ के न्यूयॉर्क के भी नागरिक है, अलग से भी उनके मतलब एक पहली जैसे बाहर जाएंगे तो वहाँ पे कि हम अमेरिका के नागरिक हैं, और अगर अमेरिका में जाओ तो वहाँ पे नागरिकता अलग से बनवानी पड़ेगी कि हम न्यूयॉर्क में हैं तो हम न्यूयॉर्क के नागरिक हैं, ऐसे यही सब चीज़ें। तो इस प्रकार वहाँ पर दोहरी नागरिकता हो जाती है। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 है, इसमें क्या है, कौन कौन से कथन सही है? नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A तथा 371 एक अंतर्विष्ट किए गए हैं।
ए से लेकर के आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं, सॉरी, तो ये सही है। ओफो सॉरी, एक मिनट, कहाँ से रिमूव हो गई। तो ये पहला जो है वो सही हो जाएगा। आइए प्रश्न दूसरा कथन देखते हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और गणराज्य, किंतु नागरीय इकाहरी है। तो अभी अभी हमने इसके पहले वाले में ही देखा कि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है और भारत में इकाहरी नागरिकता या एकल नागरिकता है। ठीक, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इंसान अपनी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है और इसको हम लोग कब देखेंगे, जब हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे और एम लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ेंगे, पूरा एकदम सही से पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। यहाँ तो ये हम लोग देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे हम आपको एकदम अच्छे से बताएंगे कि कब कब कौन कौन से परिस्थितियों में इंसान को अपनी जो है नागरिकता से वंचित किया जा सकता है और कब कब उसे प्रदान किया जा सकता है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध पूछा है इसमें। तो आर्थिक न्याय का उपबंध है उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है आर्थिक न्याय की परिकल्पना दी गई है। आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 5 ये कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसे जो है राजनीतिक जन्म पत्री भी कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा था? तो उद्देशिका को ही राजनीतिक जन्म पत्री कहा था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने इसे उद्देशिका को जन्म पत्री कहा था, राजनीतिक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। और सुभाष कश्यप ने क्या कहा था? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उद्देशिका को ही क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। ठीक, तो सुभाष कश्यप जी ने क्या कहा था? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका अर्थात सीढ़ी है। यहाँ पर लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को ही माना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि B.R. अम्बेडकर ने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है और हृदय कहा है। अगर मोस्टली अगर ये पूछे कि B.R. अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा माना है तो यहाँ उद्देशिका नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर ये सिर्फ पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है तो वो उद्देशिका हो जाएगा। यहीं पे अगर B.R. अम्बेडकर की बात की जाए कि उन्होंने किसको माना है तो किसको मानेंगे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिख देते हैं, उपचारों का अधिकार। B.R. अम्बेडकर ने उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रश्नों को सही से पढ़ना। ठीक है, जन्म के द्वारा तो पाई जा सकती है, देशीकरण द्वारा बिल्कुल पाई जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा ये तो बिल्कुल प्रावधान है, भारतीय बैंक में धन जमा करके ये इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। नागरिकता हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो सबसे पहले हम लक्ष्मीकांत की बुक से भी पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम अपने नोट्स से आपको पढ़ा देंगे एक बार नागरिकता, यकीन मानिए आप सभी को इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एकदम सारे क्वेश्चन से जो भी बनते हैं सभी एकदम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम सब बस लेखपाल को आगे रखते हुए NCERT को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से
किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अर्थात भारतीय संविधान में कई प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो उनमें विचारों की स्वतंत्रता है, वर्णन नहीं है। ठीक है, विचारों की स्वतंत्रता है भाई। विचारों की स्वतंत्रता आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, दुनिया भर की आज़ादी दी गई है, और उसी का तो फ़ायदा आजकल लोग उठा रहे हैं कि जहाँ भी मन हो रहा है किसी को भी कुछ बोल दे रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने राज्य के सीएम को भी कुछ भी बोल दे रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी कर दे रहे हैं। विचार प्रकट करने की आज़ादी, ये सब सही है। विश्वास करने की स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता जो है नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये सब टैक्स वैक्स पूरा लगा के रखते हैं सब लोग। स्वतंत्रता इतना भी नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रस्तावना मतलब उद्देशिका। ठीक है, ऊपर गया है ना ये जो यहाँ की मुंशी है। तो समाजवादी कौन सा जो है कथन सही है, इसमें पूछा है ना, सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये बिल्कुल सही है। प्रथम में आपको बता दें कि ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये सब चीज़ें जो है इनको कब लागू किया गया था, ये तो संशोधन द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो कि हुआ था, उस संशोधन के द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था, और बाकी सब फिर गलत ही हो जाएंगे। जब एक हमें सही उत्तर मिल गया तो बाकी पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता है। आइए प्रश्न संख्या 9 पे। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो हमने अभी पढ़ा है कि एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। और भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ पे है, भाग 2 में। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, इसमें क्या है, नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान ऊपर लिख देते हैं। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में हमारी आ जाती है नागरिकता। और इस प्रकार हमने आज शासन प्रणाली और नागरिकता दोनों को ख़त्म कर लिया है। और अब हम कल से शुरू करेंगे उद्देशिका को, जो कि उद्देशिका बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है कि ये समय ले। बड़ा चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही क्लास में हो जाएगी, लेकिन हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो प्रैक्टिस सेट पॉलिटी का। तो फिर हम लोग एकदम डीप में पहले थियोरेटिकल क्लास करेंगे, फिर से हम उसके बाद अगेन हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी की है, लेखपाल के मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसमें जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ करके सपोर्ट कर करके और आगे अपने सफ़र को अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि मिशन लेखपाल है। लेखपाल बनना है तो भाई एनसीईआरटी को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है। हर सुबह पॉलिटी 7 बजे, इतिहास 8 बजे, और बाकी के टाइम टेबल 2-3 दिन में एकदम हम सेट कर देंगे, आप सभी को मिल जाएंगे। बट ये पॉलिटी और इतिहास एकदम फिक्स समय है, सुबह के 7 बजे और 8 बजे दोनों आपको मिल जाते हैं। सभी लोग एकदम जुड़िए और अपने अपने भविष्य को देखते हुए एनसीईआरटी को पूरा एकदम, एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है हम सभी करते हैं इसमें पूरा सॉल्व। और मिशन एग्ज़ाम को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार आप सभी को, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।